हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा और आज की हमारी जो क्लास है वो है टैली ERP9 और की क्लास। और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ईयर एंड रूटीन जो होते हैं टैली के अंदर, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो जो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको क्या ट्रांजैक्शंस पास करने होते हैं, फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं आप, और क्या ट्रांसफर की एंट्रीज आपको पास करनी होती है। उसके बाद आप किस तरह से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि मैनुअल अकाउंटिंग में आपको हर ईयर के एंड में फाइनेंशियली जो रिपोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट वगैरह आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। और फिर नेक्स्ट ईयर जब आप वापस अपना नया डेटा बेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो आपके पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको आपको एज अ ओपनिंग ट्रीट करना होता है। जो नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं उनको, और जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं उनको आपको ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर करके क्लोज करना होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टैली के अंदर जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, जो ट्रेडिंग और P&L के आइटम्स हैं, उन्हें कैसे आप ट्रांसफर एंट्री पास कर कर क्लोज करेंगे, और किस तरह से आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अपने जो नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स यानी जो कैपिटल नेचर के जो अकाउंट्स है, जो बैलेंस शीट के आइटम है, उन्हें किस तरह से आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाएंगे, और किस तरह से कंपनी के डेटा को आप स्प्लिट करेंगे। क्योंकि कई कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शंस इतने सारे होते हैं कि हम एक ही कंपनी में या कई सारे फाइनेंशियल ईयर नहीं चला सकते। तो उस केस में हम लोग हमारी जो कंपनी होती है उसे स्प्लिट कर देते हैं। तो आज मैं आपको स्प्लिटिंग भी सिखाऊंगा। तो जो आज हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उनमें एक तो जो रेवेन्यू नेचर्स के अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है। और जो पहली बात तो आपको मैन्युअली करना नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाता है टैली ERP9 में। सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर अकाउंटिंग की यही खासियत है कि यहाँ पर बहुत कम काम आपको करना होता है, सभी काम तो आपका सॉफ्टवेयर ही कर लेता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर कोई ड्राइंग अकाउंट है तो उसे कैसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और उसके अलावा किस तरह से एक ही कंपनी में मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर्स आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी 4 साल से चली आ रही है तो मैं 4 फाइनेंशियल ईयर को कैसे मैनेज करूंगा, और किस तरह से एक ही कंपनी को हम लोग डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, पीरियड वाइज। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेमो कंपनी बना लेता हूँ। इसकी कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। माना कि मैं एक डेमो कंपनी बना रहा हूँ, नॉर्थ एंड कोल्डी। ओके, उदयपुर, राजस्थान। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अप्रैल 2020। बुक बिगिनिंग भी सेम रखते हैं और कोई पासवर्ड वगैरह नहीं देते हैं, और कंपनी को हम सेव कर देते हैं। तो मैंने कंपनी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 लिया है। इसके बाद में कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप टैली को जब भी आप यूज करते हैं तो जो आप अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी क्रिएट करते हैं, तो आपको जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस चाहिए होते हैं उसे F11 फीचर्स के अंदर जाकर आप उसे यस नो कर दीजिए। जैसे मैं अभी जो कंपनी बना रहा हूँ इसमें मुझे स्टॉक यानी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, तो मैं इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यहाँ पर नो कर देता हूँ। ओके, और बिल वाइज डिटेल मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैंने यस कर दिया, और इनवॉइस फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नो कर दिया। अभी बहुत ही सिंपल वे में मैं ये जो एडवांस फीचर्स हैं उनकी मुझे नीड नहीं है तो मैंने नो कर दिया। जिसकी मुझे जरूरत है फिलहाल में मैंने उसी ऑप्शन को यस किया है, ताकि मेरे को अननेसेसरी ज्यादा कॉम्प्लिकेसी ना पैदा हो यहाँ पर, और इजीली मैं जो मेरा जो टॉपिक है उस पर मैं बात कर सकूं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये F11 की सेटिंग्स आप डालने के बाद अगर आपको जैसे
जरूरत है तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो F12 है टैली की सेटिंग्स, उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है सिंगल एंट्री मोड आप यस है, आपको डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में एंट्री करना है तो आप F12 में जाकर यह कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट की बजाय 2 बाई आ रहा है तो आप F12 में जाकर वो सेटिंग्स डाल सकते हैं, है ना। स्किप डेट फील्ड आप F12 में जाके डाल सकता है कि हर एंट्री में आपको डेट ना पूछे। तो आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में भी स्टार्टिंग में ही कुछ जो आपको नेसेसिटी है उस वो आपको यस नो कर लेनी होती है। इसके बाद हम कुछ यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर देते हैं। तो मैं कुछ लेजर्स यहाँ पर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके, लेजर्स में जैसे मैं एक लेजर बना रहा हूँ मिस्टर स्टीवन आइस। ये कैपिटल अकाउंट ले रहा हूँ, इट मीन्स ये ऑनर है। ओके, परचेज का ग्रुप परचेज और सेल्स का ग्रुप सेल्स, कमीशन रिसीव्ड। मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे जो जॉब सीकर्स हैं वो हम लोगों के पास इंक्वायरी आता है कि हम लोग नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं तो क्या हम टैली सीख सकते हैं, क्या हम अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो देखिए टैली एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, आप सभी जानते हैं, और टैली का जो डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड है। टैली को मोर देन 160 से ज्यादा कंट्रीज में यूज किया जाता है। स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्रेन्योर्स इसे यूज करते हैं। और टैली इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कि आपको इसमें कॉमर्स फील्ड का ज्यादा नॉलेज नहीं भी हो तो भी आप अपना अकाउंटिंग में अच्छा करियर बना सकते हैं। हाँ, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, लाइक आपको ट्रांजेक्शन्स करने आने चाहिए, आपको ग्रुपिंग्स अच्छे से आनी चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति टैली सीख सकता है और अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, इवन कॉमर्स हब उदयपुर कई सारे ऐसे कोर्सेज नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं जिनमें हम उनको अकाउंटेंट की ट्रेनिंग देते हैं। तो इनडायरेक्ट ये एक्सपेंसेस हो गया। और ये 5 मैंने लेजर बनाए हैं यहाँ पर, ये ग्रुपिंग कहते हैं इसे, कि लेजर आप बना रहे हो, जो अकाउंट्स जिनकी आपको अभी ट्रांजेक्शन्स डालने हैं वो बना रहे हो, उनकी ग्रुपिंग आपको आनी चाहिए। ग्रुपिंग नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रुप आप डिफाइन करोगे वो लेजर उसी नेचर में काम करेगा, उसी तरह से वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी नजर आएगा। तो ग्रुपिंग गलत डाला मतलब कि आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए ग्रुपिंग अच्छे से आनी चाहिए। ओके, अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने लेजर बना दिए। अब मैं कुछ एंट्रीज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1 अप्रैल की एंट्री कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा कर्सर अभी 1 अप्रैल डेट फील्ड पर है, यानी डेट बेसिकली जब भी आप कोई भी वाउचर के अंदर जाएंगे, वाउचर में होते हैं आपके एंट्रीज, तो आपको सबसे पहले डेट फील्ड पे जाता है। लेकिन आप चाहते हो यार मेरा तो 1 अप्रैल में ही 200 ट्रांजेक्शन है, तो मैं 200 ट्रांजेक्शन तक मुझे बार बार वो डेट पर नहीं ले जाए, तो आप यहीं से F12 करके स्किप डेट फील्ड ऑप्शन यस कर सकते हैं, जिससे आपका डेट पर नहीं ले जाकर डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट पर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मिस्टर स्टीवन आइस started business by investing 10,000 by cash on 1 अप्रैल। तो देखिए कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है स्टीवन आइस ने। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये एंट्री होता है आपका F6 रिसिप्ट के अंदर। क्रेडिट में आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का हमने बना रखा है मिस्टर स्टीवन आइस 10,000, और डेबिट में कैश, सॉरी 10,000, सेव कर देते हैं। इसके बाद रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹900 बाय कैश ऑन द सेम डे। तो कमीशन रिसीव हुआ है सेम डे, तो कमीशन रिसीव 900, और कैश में रिसीव हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा आपका। रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और परचेज, ये 3 ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें क्रेडिट साइड पहले आती है अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एंट्री करते वक्त, क्योंकि दिमाग में हमेशा पहले डेबिट साइड होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पहले क्रेडिट डालना है ना। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन और कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैश परचेज ऑफ गुड्स 1,000 रुपीज। तो परचेज टू कैश पेमेंट में एंट्री करेंगे हम लोग। ओके, सेम डे एंट्री करेंगे ये भी। परचेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक आइटम है नहीं, हम लोग इन्वेंट्री को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, टू कैश, फाइन। सेम डे 1 अप्रैल की एंट्रीज हमने की है।
इसके बाद हम F2 करके डेट चेंज करते हैं, 2 अप्रैल में हम लोग एंट्री करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने पे किया 100 रुपीज बाई कैश, तो अगेन पेमेंट में एंट्री ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 रुपीज टू कैश। देखिए आप सभी लोग जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सभी अकाउंट्स के अच्छे बड़े बड़े डिप्लोमा कर रहे हैं कॉमर्स उदयपुर से, तो मेरे को ये जो बेसिक्स ट्रांजेक्शन है उस पर मैं ज़्यादा आपको एंट्री नहीं बता रहा हूँ कि ये एंट्री होगी वो एंट्री होगी, आप सभी को इसका अच्छे से नॉलेज है। तो ये चीज, दो चीजें तो अच्छे से आनी ही चाहिए टैली के अंदर। एक तो ग्रुपिंग अच्छी आनी चाहिए कि जो भी लेजर बना रहे हो, जो अकाउंट बना रहे हो, उसका क्या ग्रुप होगा। तो आपको एक वो जो बेस है, नेचर ऑफ अकाउंट्स है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। 11th वाला जो पार्ट है, 11th सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है लोकल रीजनल, उसमें जो 11th कॉमर्स की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं आप अगर आपको अकाउंट्स का बेसिक सीखना है। और टीएस ग्रेवाल की अकाउंट्स अगर आप पढ़ते हैं 11th की, तो वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपको अगर अकाउंटिंग का बेस सीखना है तो। और उसके अलावा एक एंट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन समझा आपने, पढ़ा और आपने फटाक से उसका डबल एंट्री मोड में एंट्री कर दिया। आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में ड्यूल अकाउंटिंग मेथड्स इस्तेमाल किया जाता है, डबल एंट्री मोड चलता है जहाँ पर हर ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में एटलीस्ट हम लोग बांटते हैं, वन डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। तो ऐसे केस में आप ये ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री पास करते हैं तो 2 चीजें आनी चाहिए एटलीस्ट। टैली अच्छे से सीखना है तो 2 चीज आनी चाहिए, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स और जनरल एंट्री, है ना। ये 2 चीजें अगर आपने मैनुअल अकाउंटिंग से सीखा तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो सब कुछ टैली करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सब टैली बनाएगा, वाउचर्स ऑटोमेटिक टैली बना देगा, प्रिंट निकाल देगा टैली, प्रॉपर वे में वो आपकी बुक कीपिंग कर लेगा, तो सब कुछ आपके डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ भी एरर होने का चांस खत्म हो जाएगा अगर आपने किसी तरीके का इन दोनों चीजों में अगर एरर नहीं किया तो कोई एरर टैली तो नहीं करेगा। टैली ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप दोगे उसको डेटा, वो उसी तरह से उसे प्रिपेयर करता है। ओके, एक एंट्री और पास करते हैं हम यहाँ पर, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1200 बाई कैश, तो F6 ये रिसिप्ट में एंट्री कर देते हैं हम, कैश टू सेल्स। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से मैंने अभी तक 5 एंट्रियां की है। अब मैं देखिए सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो एंट्रीज किया है अभी, तो उसमें सबसे पहले देखिए गेट ऑफ टैली पे ही आपका पीएनएल दिख रहा है। तो जब आप पीएनएल में जाएंगे और अल्टर F1 करेंगे, कभी भी किसी भी रिपोर्ट को टैली में अगर आपको डिटेल में देखना है, विथ लेजर देखना है, क्योंकि जनरली जब आप वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी रिपोर्ट देखेंगे टैली के अंदर, जैसे पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, या आपका ट्रायल बैलेंस, या कोई भी रिपोर्ट हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स हो, वो हमेशा ग्रुप दिखता है आपको। जैसे आप अभी देख रहे हैं तो ये ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है इसके अंदर, सपोज आपको लेजर्स देखने, अकाउंट्स देखने, तो आप अल्टर F1 हमेशा इसका शॉर्टकट की होता है डिटेल में देखने का। किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना है, ऑल्ट F1 प्रेस करिए। ऑल्ट F1 से बकायदा आपको लेजर्स दिखेंगे। आप देखिए इटैलिक मोड में जो आपके लेजर्स दिख रहे हैं, ये परचेज हो गया, ये सेल हो गया, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, देखिए ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल है जो कि कंबाइन आ रहा है। जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ये ट्रेडिंग है और नीचे वाला पार्ट पीएनएल है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जीपी की जरूरत नहीं है। सपोज आपको लगता है कि यार मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहीं से F12 करके ट्रेडिंग वाले पार्ट को हटा भी सकते हैं, जीपी को हटा सकते हैं, तो डायरेक्ट दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये परचेज आपका, ये सेल हो गया, तो यहाँ पर उसने क्या किया, सेल में से परचेज माइनस करके जीपी बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 200, उसे कैरी फॉरवर्ड किया पीएनएल के अंदर। उसके साथ इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसिप्ट जुड़ गया और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस माइनस होकर आपका नेट प्रॉफिट 1000 रुपीज का आ रहा है। तो ये आपको जो रिपोर्ट दिख रहा है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को जीपी नहीं चाहिए, तो आप यहीं से F12 करिए और आप देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। वर्टिकल आप समझते हैं, शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कंपनीज वगैरह को वर्टिकली बनाने होते हैं। तो टैली ऑप्शन का खेल है, अगर आपको ऑप्शन सब अच्छे से आते हैं तो आप चाहे जिस तरह से रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस ऑप्शन को यस किया, आप देखिए वर्टिकल हो गया आपका, पूरा इनकम स्टेटमेंट बन गया आपका, ट्रेडिंग एंड इनकम स्टेटमेंट। तो ये आप मैन्युअली जब करने जाते हैं या मैन्युअली जब अकाउंट्स में ये सब रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत साउंड हो, जिसका नॉलेज बहुत साउंड हो। लेकिन सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग या कंप्यूटर अकाउंटिंग में ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ऑप्शन बाय ऑप्शन होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर विथ परसेंटेज वर्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं।
ट्रेंड एनालिसिस जो होते हैं वो उन सब में परसेंटेज का खेल होता है। तो आप यहाँ पर वर्टिकल के साथ साथ परसेंटेज वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दिखेंगे कि कौन, जैसे सेल है तो सेल का कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी कितना परसेंट है या एनपी कितना परसेंट है, तो वो परसेंटेज वाइज दिख जाता है। ओके, और अब देखिए यहाँ पर शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, ठीक है, तो आपको जीपी दिखेगा नहीं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों मिक्स हो गया और आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल कर देगा, जीपी का खेल यहाँ पर खत्म हो गया। तो नॉर्मली अगर हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जीपी वहां पर मच नीडेड है, तो उस केस में हम यहाँ पर जीपी को हमेशा यस ही रखते हैं। ओके, पीएनएल के बाद अब देखिए यहाँ पीएनएल में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है 1000 का। अब सवाल ये आता है कि जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं हम लोग तो पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग से चीजें उठाकर हम पीएनएल में लेके जाते हैं, वहां से प्रॉफिट या लॉस आता है उसको उठा के हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। लेकिन टैली कितना अच्छा सॉफ्टवेयर, या टैली की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर दुनिया भर के यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आज की तारीख में, तो आप बैलेंस शीट में देखिए ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उस 1000 रुपए के प्रॉफिट को यहाँ पर पीएनएल के रूप में लेके आ गया। तो प्रॉफिट आपका अगर लाइबिलिटी साइड में पीएनएल आ रहा है तो इट मींस वो प्रॉफिट है। अगर यही आपका एसेट साइड में चला जाता है तो ये लॉस होता है या यही माइनस में दिखता है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि अगर लॉस आ रहा है तो वो इधर आ जाए और आप चाहते हो कि नहीं लॉस भी आया तब भी मेरा लाइबिलिटी में ही रहे, माइनस में दिखे, तो वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। F12 करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस बहुत एज लाइबिलिटी ऑप्शन आता है F12 में, जिसे अगर आपने यस कर दिया तो चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए वो रहेगा आपका लाइबिलिटी साइड में। लॉस आएगा तो माइनस में दिखेगा, प्रॉफिट आएगा तो प्लस में दिखेगा। तो अभी जैसे प्लस में दिख रहा है इट मींस क्या, ये प्रॉफिट है, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखिए पीएनएल बन गया आपका, ट्रेडिंग बन गया, बैलेंस शीट बन गई। उसके अलावा अगर आप देखिए ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस जाके देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर ये देखिए डेफिनेटली ये पूरा दिख गया। अगर आप लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं जैसा कि हम बनाते हैं मैनुअल अकाउंटिंग में, F5 प्रेस करिए तो आप लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस देख पा रहे हैं। आप यहाँ से प्रिंट निकालना चाहते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप Alt P करिए, तो आप Alt P करने के बाद आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने Alt P किया और एंटर मारा तो यहाँ पर ये एक सी Alt P एंड विथ प्रीव्यू करते हैं हम, इसको एंटर करते हैं तो और जूम करते हैं Alt Z से, तो सी ये ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आप प्रिंट आउट है जो आप आपका अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी चीज का प्रिंट निकाल सकते हैं टैली के अंदर। बैलेंस शीट की प्रिंट निकालने से बैलेंस शीट ही आपका Alt F1 करिए आप, सॉरी Alt F1 करिए, ओके Alt P विथ प्रीव्यू एंटर और Alt Z, तो ये बैलेंस शीट का प्रिंट आ जाएगा आपका। तो किसी भी चीज का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको ईयर एंड की एक एंट्री पास करके बता रहा हूँ। ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ये तो साल के शुरू में मैंने अप्रैल में एंट्रियां की और आपको बताया। अब मैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो आप देखिए मैं ईयर एंड में 31 मार्च की एंट्री पास कर रहा हूँ, 31 मार्च 2021, जो कि 2021 ईयर का लास्ट दिन, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा 1000 रुपए प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को मुझे उठाकर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। जो कैपिटल अगर आप देखिए यहाँ बैलेंस शीट में जाके, तो प्रॉफिट आपका 1000 आया, ओके, और कैपिटल आपकी 10,000 की। अब मैं इस प्रॉफिट को उठाकर कैपिटल में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉस आता तब भी कैपिटल के साथ सेट ऑफ एडजस्ट करते आप, प्रॉफिट आया तभी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ। अगर आपका कोई ड्रॉइंग होता है यहाँ पर तब भी आप उसे कैपिटल के साथ एडजस्ट करते। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको ट्रांसफर करना है तो एक ट्रांसफर की एंट्री 31 मार्च को आप पास कर देंगे मैन्युअली F7 में, ठीक है। प्रॉफिट आया है इट मींस कैपिटल में ऐड करने के लिए आप पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 रुपीज से, और मिस्टर स्टीवन जो कि कैपिटल अकाउंट है उससे हम क्रेडिट कर देंगे और हम इसे सेव कर देते हैं। इस एंट्री को करने के बाद अगर आप अपना बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट में देखिए पीएनएल जो 1000 रुपए से दिख रहा था वो यहाँ से गायब हो गया, ओके। नीचे इसका ब्यौरा दिख रहा है कि करंट पीरियड के अंदर आपका 1000 का प्रॉफिट आया था, लेकिन वो लेस ट्रांसफर्ड, यानी आपने उसे ट्रांसफर कर दिया तो 1000 माइनस 1000 जीरो हो गया ये, इसी वजह से। और ये मिस्टर स्टीवन आइस का जो कैपिटल अकाउंट है वो 11,000 हो गया। तो सी ये एक इसका बड़ा एडवांटेज है
कि एक सिंगल एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस को, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया, ओके। और कैपिटल में आपने ये एक एंट्री पास करना पड़ता है आपको ईयर एंड के अंदर, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उससे आप अपने कैपिटल के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ट्रांसफर, आपने बैलेंस शीट भी देख लिया कि ट्रांसफर के बाद क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, पीएनएल अकाउंट, तो आपको पीएनएल अकाउंट यहाँ पर आप देखिए, करंट ईयर है, पीएनएल में वो प्रॉफिट को दिखा ही रहा है, प्रॉफिट को दिखाएगा ही, भले ही ये प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल चेंज नहीं हुआ है ना। पीएनएल में 31 मार्च तक तो ये दिखेगा 1000 रुपए। बैलेंस शीट में जरूर इसका इक्वेशन चेंज हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर ये 1000 ट्रांसफर में चला गया, लेकिन अब मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो सर वो जब हम 1 अप्रैल 2021 लेते हैं वहां से डायरेक्ट एंट्री में, तो वो क्या बताता, देखिए मैं बताता हूँ आपको, F2 कर रहा हूँ मैं। 1 अप्रैल 2021 के बाद वो मुझे क्या बताता, द डेट अबोव करंट पीरियड 31 मार्च 2021, वो ये एक मैसेज शो करता है कि ये डेट जो है वो करंट पीरियड से अबोव है, यानी बाहर की डेट है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसे केस के अंदर हम लोग कैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए आप यहाँ से नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली से ही चेंज करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पर आप अल्टर F2 करें पीरियड चेंज करने के लिए, और आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ले लीजिए, तो ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। और अब चेंज होने के बाद जब आप पीएनएल में जाएंगे 1 अप्रैल 2021 में देखेंगे तो कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो इसके अंदर आपका सब कुछ जीरो ही रहेगा, अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, बैलेंस शीट आपको एक जस्ट सेकंड, बैलेंस शीट में आपको, चूंकि ये बैलेंस शीट में सभी नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स आते हैं, तो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा बैलेंस शीट आप 31 मार्च को देख रहे थे। तो ये सी द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड जो आपने नेक्स्ट ईयर लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको 31 मार्च को पूरा दिख रहा था, लेकिन एक दिन बाद आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल ही 000 फिगर्स दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर सभी रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स होते हैं और उनको वो हो चुके हैं आपके जीरो, है ना। लेकिन बैलेंस शीट में जो भी आपने आइटम देख रहे हैं वो आपके वैसे के वैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये नॉन रेवेन्यू अकाउंट है। ये जब तक ये जीरो नहीं होता है, जब तक मिस्टर स्टीवन आइस की कैपिटल जीरो नहीं हो जाएगी, ये हमेशा 100 साल बाद भी देखोगे तो 11,000 रुपए दिखेगा बैलेंस शीट में। तो ये खाते तब खत्म होते हैं जब ये क्लोज होते हैं, यानी क्लोज होने का मतलब है कि जब ये अकाउंट जीरो होते हैं। आज 11,000 रुपए कैश पड़ा है, तो जब तक ये कैश 11,000 रुपए आपका खत्म नहीं होगा तब तक ये अकाउंट हमेशा दिखेगा, आप भले इसको 10 साल बाद 20 साल बाद की बैलेंस शीट में भी देखोगे। तो ये एक डिफरेंस रहता है जो आपको यहाँ पर मैंने शो किया। अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ, अकाउंटिंग पीरियड को कैसे स्प्लिट करते हैं। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कर दूं, अभी मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर हो चुके, ठीक है। तो मैं कैसे अलग करूंगा, स्प्लिटिंग, इसे कहते हैं स्प्लिट करना, ओके। कंपनी इन्फो में जा रहा हूं मैं यहाँ से, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन होता है कंपनी इन्फो में, स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा में चले जाइए आप, और यहाँ से आप इस कंपनी को कब से स्प्लिट करना चाहते हैं, 1 अप्रैल 2021 से स्प्लिट करना चाहते हैं। तो 2020 वाली कंपनी अलग हो जाएगी, 2021 वाली अलग हो जाएगी, और आप जैसे एक्सेप्ट करके यस करेंगे वो ऑटोमेटिक ही इसे 2 कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, दोनों कंपनियां अलग अलग हो जाएगी, 20 वाली अलग, 2021 वाली अलग, 21-22 वाली अलग हो जाएगी, डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर अल्टर F1 सभी कंपनियां बंद, अब आपके पास 3 कंपनी होगी। देखिए स्प्लिट करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली 3 कंपनी होगी, एक तो मेरी जो बाय डिफॉल्ट जो है ही है, और 2 नई कंपनी बन गई, एक 20 वाली बन गई, आप देखिए एक 21 वाली बन गई, ठीक है। 20 वाली में 20 वाला डेटा है, 21 वाले में 21 वाला जो भी अब आप हम काम करेंगे वो आएगा। इस तरह से आप अपनी जो ऐसी कंपनीज को भी स्प्लिट कर सकते हैं, उनका डेटा स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर है, और आप कहीं से भी कंपनी का डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। अभी तो मैंने ईयर टू ईयर स्प्लिट किया,
आप चाहें कि मेरे को 6 मंथ का डेटा अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन थे जो मैंने आज आपको बताया। एक तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में किस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और एक किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई है, और ये आज का टॉपिक था। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे वापस। अब मैं एक बार अपना आपसे कुछ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई, आपको इन दोनों ही आज जो मैंने चीजें बताई उनमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Do you have any question, anybody? चलिए, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो मच।